नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बफर सिस्टम। जी हाँ, ये बफर सिस्टम को यदि आपने समझ लिया तो समझो आपको बफर विलियन समझ आ जाएगा। आप लोग तो जानते ही होंगे, जाते ही होंगे बफर सिस्टम में। वो जमाना तो गया जब किसी के घर कोई फंक्शन होता था, शादी होता था या कोई भी कार्यक्रम होता था तो बड़े लाइन से मस्त आदर के सहित पंगत में बिठाते थे और उसको जो भी भोजन की जो सामग्री होती थी उनको बड़े ही आदर के साथ परोसा जाता था, फिर उनको खिलाया जाता था। लेकिन आजकल ये सिस्टम टोटली खत्म हो गया है। आप लोग जानते हैं कहीं भी फंक्शन होता है तो टोटल बफर सिस्टम लगा दिया जाता है। और ये बफर सिस्टम आप लोग जानते हो, जाओ खुद थाली पकड़ के जाओ, निकालो और खाओ, ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देखते होंगे, बफर सिस्टम का ये टेक्निक होता है कि उसमें जो सामग्री होती है बहुत मात्रा में होती है। अगर 10 व्यक्ति ज्यादा आ गया या कम आ गया तो वो जो खाने की जो सामग्री है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि 10 लोग ज्यादा आ गए तो कम पड़ जाएगा या फिर और कुछ ज्यादा आ गए तो कम पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो बफर सिस्टम है इनको यदि आप समझ जाते हो तो यहीं से आपको बफर विलियन समझ आ जाएगा, है ना। कैसे समझ आएगा? जैसे मैंने बताया ना कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, बफर सिस्टम में गया है, 10-20 व्यक्ति एक्स्ट्रा आ गया तो क्या उनके भोजन में फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्योंकि बफर सिस्टम जो है बहुत सारे लोगों के लिए बनाया जाता है ताकि कमी पड़े ही ना। तो इन्हीं को हमको समझना है बफर विलियन में। अब ये बफर विलियन कहां से आया, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल से आपको समझ आएगा। जो बफर सॉल्यूशन है इनको हमको समझना है, वो भी बहुत सरल तरीके से। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं वो आपको 100% आपके दिमाग में घुसेगा और आपको एक ही बार में समझ आएगा। क्योंकि यदि आपने बफर सिस्टम को समझ लिया तो निश्चित रूप से आप बफर विलियन को भी समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके आपको टच कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के जो बेहतरीन वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हमें बताना है बफर विलियन क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज जिसको जानना है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। यदि हमें कोई विलियन दिया जाए वो n/10 नॉर्मलता का हो, है ना। और एक बात और याद रखना है, यदि अब देखो हमको दो प्रकार की चीज पढ़ना है, अम्लीय बफर विलियन और क्षारीय बफर विलियन। तो हमको दो प्रकार के पदार्थ ले लेना है, एक तो अम्ल ले लेना है और एक ले लेना है क्षार, ठीक है। और दोनों को ही n/10 नॉर्मलता का लेना है। ध्यान दीजिएगा, n/10 को हम 0.1 नॉर्मलता भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनको जब हम भाग देंगे तो 0.1 ही होगा। तो इनका भी दोनों एक ही है। तो याद रखिए, n/10 नॉर्मलता वाला HCl या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, ये अम्ल होता है और ये क्या होता है जी, ये होता है क्षार। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। अब यदि इनके एक बूंद को ध्यान देना है ना, HCl लेते हैं तो भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो भी, यदि इनके एक बूंद को, और वो एक बूंद कैसा होना चाहिए, वो n/10 नॉर्मलता वाला ही विलियन होना चाहिए। मतलब HCl या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है n/10 नॉर्मलता का ही होना चाहिए। और इसके एक बूंद को ध्यान दीजिए दोस्तों, इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, केवल एक बूंद ही, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड या HCl के एक बूंद को मिलाना है, ये भी ध्यान देना है। इनको हमें 1 लीटर शुद्ध जल में मिलाना है। तो ऐसा करने से ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कौन सा आयन बनता है ये तो हमको पता है कि इसमें यदि हम HCl लेते हैं, मतलब अम्ल लेते हैं, तो क्लोरीन आयन और हाइड्रोजन आयन बनता है। और यदि हम क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो यहां पर सोडियम आयन और OH- आयन बनता है। ध्यान दीजिए, यहां से आपको एक एक चीज समझ आने वाला है। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं n/10 नॉर्मलता का HCl मिलाता हूं किसमें, 1 लीटर जल में, और वो भी इसका केवल एक बूंद मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए, यदि हम HCl मिलाएंगे तो उसके
H+ आयन में वृद्धि होगी, ध्यान दीजिएगा। और यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो उसके OH- आयन में वृद्धि होगी, है ना, क्योंकि हम मिला किस में रहे हैं, केवल जल में, और जल का सूत्र कितना होता है, H2O। और जब ये टूटता है जल, तो जल टूटता है क्या बनाता है, H+ आयन और OH- आयन। तो कुल मिलाकर जब इसको हम 1 लीटर जल में मिलाएंगे, तो यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो इसमें तो ऑलरेडी OH- आयन है जल के कारण, और यहां से OH- आयन और आएगा। यदि हम HCl मिलाते हैं तो इसमें H+ आयन तो ऑलरेडी है, लेकिन यहां से H+ आयन और आएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर जल में शुद्ध जल होना चाहिए, उसमें यदि हम N/10 नॉर्मलता का या अम्ल मिलाएं, HCl मिलाएं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार मिलाएं, उनका एक बूंद ही मिलाएंगे, तो उसके H+ आयन और हाइड्रोक्सी आयन मतलब OH आयन, OH- आयन में बहुत अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो यदि हमको ये समझ आ गया तो आपको अम्लीय और क्षारीय बफर विलयन यहीं से समझ आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से करते हैं तो बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो फिर बफर विलयन क्या है, इसके जस्ट अपोजिट कर दिया जाए। अब कैसे अपोजिट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि हम क्या करें, बफर विलयन क्या कहलाएगा, फिर ध्यान दीजिए, ये आपका बैकग्राउंड बना दिया है कि अब बफर विलयन किसे कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम N/10 नॉर्मलता के HCl को इसका एक बूंद ही मिलाना है, लेकिन उसको किस में मिलाना है, किसी दुर्बल अम्ल। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम किस में मिला रहे थे, 1 लीटर शुद्ध जल में, लेकिन यहां पर हम किस में मिलाएंगे, इसको हम मिलाएंगे दुर्बल अम्ल में। और दुर्बल अम्ल और इसके क्या होने चाहिए, कोई अकार्बनिक लवण। ये देखो अकार्बनिक, जैसे इनके अकार्बनिक क्या होंगे, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन या फिर अमोनियम आयन। क्यों, अब देखो ये सोडियम आयन पोटेशियम आयन ही क्यों होगा, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये क्लोरीन आयन जो होता है वो किस आयन से क्रिया करेगा, यदि हम HCl ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आयन है, तो ये माइनस आयन किससे क्रिया करता है लवण बनाने के लिए, सोडियम से क्रिया करेगा, सोडियम आयन से या फिर पोटेशियम आयन से, या फिर इस प्रकार के आयनों से क्या करता है, क्रिया करता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, यदि हम HCl ले रहे हैं तो उसको किसी दुर्बल अम्ल के साथ और उसके अकार्बनिक लवण जैसे सोडियम पोटेशियम के मिश्रण के साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो उसके H+ आयन में बहुत कम परिवर्तन होता है। समझ आ रहा है ना, बफर सिस्टम में मैंने बताया था ना, 2-4 व्यक्ति के आ जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है, यदि हम क्या करें, N/10 नॉर्मलता के HCl विलयन का एक बूंद दुर्बल अम्ल और उसके अकार्बनिक जो लवण होते हैं उनके मिश्रण के साथ यदि मिलाते हैं तो उसके सांद्रण में, है ना, ये देखो, तो उसके सांद्रण में बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे, यही कहलाएगा अम्लीय बफर विलयन। ध्यान दीजिए, ये अम्लीय बफर विलयन कहलाएगा। और ये बड़ा सिंपल सा परिभाषा है, यदि हम अम्ल लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय बफर विलयन कहलाएगा। लेकिन इसी को यदि हम क्या करें, क्षार में बदल दें, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरलता से आपको समझ आएगा। यहां पर हमने अम्ल लिया था, अब यदि हम क्या करें, क्षार लें, तो क्षार के लिए भी क्या करेंगे, यदि हम N/10 नॉर्मलता का सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इसको ध्यान दीजिए, इसको किस में मिलाएंगे, दुर्बल क्षार में मिलाएंगे। इसको क्या किए थे, दुर्बल अम्ल में मिलाए थे और उसके अकार्बनिक लवण के साथ मिलाए थे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, इसको भी दुर्बल क्षार के साथ मिलाएंगे। अम्ल को अम्ल के साथ मिलाते हैं लेकिन दुर्बल के साथ, और इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो इसको किसी अन्य दुर्बल क्षार के साथ मिलाएंगे और उसके अकार्बनिक लवण, तो उसके अकार्बनिक लवण क्या होंगे जी, तो ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, सोडियम आयन बनाता है और OH- आयन बनाता है। तो ये सोडियम आयन किसके साथ क्रिया करेगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा सरलता से आपको समझ आएगा, ये क्लोरीन आयन और ब्रोमीन आयन के साथ क्रिया करेगा। तो इस प्रकार ये ब्रोमीन आयन क्लोरीन आयन के साथ क्रिया करेगा। तो क्या इस प्रक्रिया में इसके आयनों में या इसके सांद्रता में बहुत अधिक परिवर्तन होगा, नहीं होगा। इस स्थिति में भी आपको ध्यान देना है, जब हम क्या करते हैं, N/10 नॉर्मलता का सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बूंद को दुर्बल क्षार के और उसके अकार्बनिक लवण के मिश्रण के साथ मिलाते हैं,
तो उसके सांद्रण में बहुत कम परिवर्तन होता है। अब चूंकि ये क्या है, ये क्षार है, तो इस प्रकार इसके भी किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक प्रकार ये भी कहा जाएगा कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर स्थिर होता है। तो इस प्रकार हम यदि अम्ल लेंगे तो वो क्या होगा, अम्लीय बफर विलयन कहलाएगा। और यदि हम क्या लेते हैं, यहाँ पर क्षार लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, क्षारीय बफर विलयन कहलाएगा। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम शुद्ध जल में मिलाते हैं HCl को या सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक बूंद को मिलाते हैं तो उसके H+ आयन या फिर OH- आयन में बहुत अधिक वृद्धि होती है। कब, जब उसको हम केवल शुद्ध जल में मिलाते हैं तब। लेकिन यदि इसको हम क्या करें, चेंज कर दें, HCl को किसी दुर्बल अम्ल उसके कार्बनिक लवण के साथ मिलाएं एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी दुर्बल क्षार एवं उसके अकार्बनिक लवण के साथ मिलाएं तो उसके सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय या फिर क्षारीय बफर विलयन बोलते हैं। तो आइए हम क्षारीय बफर विलयन के कुछ गुण देख लेते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि पीएच मान के आधार पर इनको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से बफर विलयन को परिभाषित किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो ध्यान दीजिए बफर विलयन क्या है, तो सबसे पहला इनका पीएच मान जो है क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, मतलब बदलता नहीं है। दूसरा, यदि इसको हम लंबे समय तक रखते हैं, बहुत दिनों के लिए रख दें इस विलयन को, तो इसके जो पीएच मान है उसमें उतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। या फिर यह कहा जाए कि उसमें यदि हम थोड़ी सी जल भी मिला दें, जल की मात्रा भी मिला देते हैं तो भी उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे, बफर विलयन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, रख दे बहुत दिनों के लिए या फिर उसमें थोड़ा सा जल मिला दे तो भी उसके पीएच मान में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, यदि हम क्या करें, अल्प मात्रा में यदि उसमें थोड़ा से अम्ल मिला दें या फिर क्षार मिला दें, यदि अम्लीय विलयन है तो अम्ल मिलाएंगे और क्षारीय बफर विलयन है तो क्षार मिलाएंगे, तो भी उसके जो मान होते हैं, है ना, देखिए उसके जो पीएच मान होते हैं उसमें बहुत कम नगण्य परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के हम विलयन को भी क्या बोल सकते हैं, बफर विलयन बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर तीनों परिभाषा से हमने एक चीज देखा कि इसमें जो पीएच मान क्या होता है, स्थिर रहता है, पीएच मान परिवर्तन नहीं होता। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बफर विलयन किसे कहते हैं, बड़ा सिंपल सा परिभाषा बनेगा। इन तीनों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वे विलयन बफर विलयन कहलाएंगे जिसके पीएच मान जो है आरक्षित रहता है, रिजर्व रहता है, मतलब बदलता नहीं है। आइए दोस्तों इनके हम बहुत सरल सा उदाहरण देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको बफर विलयन क्यों बोलते हैं और ये क्यों कहा जाता है कि इसके जो H+ आयन है या फिर OH- आयन सांद्रण में वृद्धि नहीं होती। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि अम्लीय बफर विलयन के उदाहरण क्या है। तो अम्लीय बफर विलयन में कहा गया था इसको हमें किसी दुर्बल अम्ल में मिलाना है। तो दुर्बल अम्ल का सबसे अच्छा उदाहरण तो आपको पता है, एक होता है CH3COOH, है ना। अब ये टूटता कैसे, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये हालांकि ये उतने आसानी से नहीं टूटता, ध्यान दीजिए, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना, दुर्बल अम्ल है, मतलब ये आसानी से नहीं टूटता है। फिर भी जब ये टूटता है तो CH3COO- आयन और +H+ आयन में टूटता है। लेकिन ध्यान दीजिए ये बहुत कम आयनित होता है, ध्यान दीजिएगा, कम आयनित, क्योंकि ये कौन सा है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, आयनित हो गया यहाँ पर। और नीचे में इसी प्रकार देख सकते हैं, एक होता है CH3COONA, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है सोडियम एसीटेट। अब जब सोडियम एसीटेट जो है अपने आयनों में टूटता है तो ये बनाएगा CH3CO- आयन और यहां पर आ जाएगा Na+ आयन। यहां पर ये ध्यान देना है, ये जो है अधिक आयनित होता है। क्यों अधिक आयनित होता है, क्योंकि ये क्या है, ये जो है प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि दुर्बल अम्ल जो है कम आयनित होता है और प्रबल अम्ल जो है अधिक आयनित होता है। अब ध्यान दीजिए, इसी में यदि हम क्या करें, HCl मिलाएं। अब HCl क्या होता है, ये देखिए
HCl ये क्या करेगा, H प्लस आयन बनाएगा और क्लोरीन माइनस आयन बनाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां से आपको समझ आ जाएगा ये जो क्रिया है, इनको जब इनके साथ क्रिया कराया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो H प्लस आयन है, ठीक है, ये क्या है, HCl है, इनका N/10 नॉर्मलता का एक बूंद को जब इनके विलयनों के साथ हम मिलाएंगे तो H प्लस आयन जो है, देखिए इनके साथ क्या करेगा, क्रिया कर लेगा, है ना, या इनके साथ क्रिया करेगा या फिर इनके साथ, दोनों ही सेम है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये क्या बना लेगा, CH3COO और H बना लेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो आपको क्या समझ आया, क्या जब हम HCl को मिला रहे हैं तो क्या ये अधिक आयन बनेगा। ध्यान दीजिए, जब हम इसको मिलाते हैं, इनके एक बूंद को इनके विलयनों के साथ मिलाएंगे तो क्या H प्लस आयन सांद्रण में वृद्धि होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो H प्लस आयन है इनमें से किसी के साथ क्या करता है, क्रिया कर लेता है और पुनः क्या बना लेता है, CH3COOH बना लेता है, मतलब एसिटिक अम्ल बना लेता है। अब हमको तो पता है कि एसिटिक अम्ल जो है आसानी से आयनित नहीं होता, यहाँ पर लिखा है ना, ये कम आयनित होता है। तो आपको ये तो समझ आ गया, क्या इसमें H प्लस सांद्रण में वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन दोनों के जो विलयन होते हैं वो क्या विलयन कहलाएगा, वो अम्लीय बफर विलयन कहलाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम क्षारीय बफर विलयन को ही परिभाषित कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि हमें क्षारीय बफर विलयन को बनाना है तो हमें क्षार जैसा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमने लिया NH4Cl लिया और एक लिया NH4OH। इसमें क्या है, एक क्या होगा, प्रबल होगा और एक जो है दुर्बल होगा। तो हमने इसको लिया है, तो ध्यान दीजिएगा NH4 प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन, ये क्या होता है, ये अधिक आयनित होता है, मतलब ये क्या है, ये प्रबल होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये कम आयनित होता है, ये हो जाएगा NH4 प्लस आयन और ये हो जाएगा OH माइनस आयन। ठीक है, अब इन्हीं में हमको क्या मिलाना है, यहां पर देखिए, यहां पर NH4 प्लस आयन, यहां पर भी NH4 प्लस आयन आ रहा है। अब इन्हीं में यदि हम एक बूंद कौन सा मिलाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बूंद विलयन मिलाते हैं, कौन सी नॉर्मलता वाला, N/10 नॉर्मलता वाला, तो ये क्या बनाएगा, पहले तो ये देख लेते हैं, ये बनाता है Na प्लस आयन और OH माइनस आयन। अब ध्यान दीजिए, इनको यदि इनके विलयन के साथ मिलाया जाए, है ना, इन दोनों विलयन को मिलाएंगे तो कौन सा विलयन बनेगा, क्षारीय बफर विलयन बनेगा ना। तो ये क्षारीय बफर विलयन काम कैसे करता है, इसी को तो हम सीख रहे हैं। तो इनकी क्रियाविधि कैसे होती है, तो ये देखो, एक जो है क्या होता है, अधिक आयनित होता है और एक जो है कम आयनित होता है, क्योंकि इसमें सम आयनन प्रभाव दर्शाता है ना, इसमें समान आयन नहीं आया, ये देखो ये समान आयन है, तो ये क्या कहलाएगा, समायनन प्रभाव के कारण। यहां पर देखिए, जब इसमें हम एक बूंद इनका डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये देखिए यहां पर तो सोडियम आयन है, लेकिन यहां पर देखिए OH माइनस आयन है। ठीक है, तो ये OH माइनस आयन जो है इनके साथ देखो NH4 प्लस आयन है, ये भी NH4 प्लस आयन है, तो इनके साथ वो क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो NH4 प्लस आयन तो है और ये माइनस आयन है, तो ये क्या करेगा, पुनः क्रिया करेगा, तो ये क्या बना लेगा, NH4 और ये हो जाएगा OH माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बना है प्रोडक्ट वो पुनः क्या है, ये पुनः क्या हो जाएगा, कम आयनित हो जाएगा। कहने का मतलब हमको समझ आ गया कि यदि बफर विलयन है तो इसमें OH माइनस आयन सांद्रण में वृद्धि नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब इसको मिलाया जाता है तो सम आयनन प्रभाव के कारण, यहां पर देखिए इसमें सम आयनन प्रभाव के कारण ये जो OH माइनस आयन है इनके साथ क्या करता है, क्रिया करता है, जिससे ये पुनः देखो यहां पर ये है, ये प्रबल है, तो इनके साथ ही मिला, तो ये जो प्रोडक्ट बना वो ये बना लेता है, देखिए ऐसा। और हमको पता है कि ये क्या है, जब ये अधिक आयनित है तो ये क्या होगा, कम आयनित होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कम आयनित प्रोडक्ट बनता है, जो आसानी से आयन में बदलता नहीं है। तो कुल मिला के हमको ये समझ आ गया ना कि क्षारीय बफर विलयन में OH माइनस आयन के सांद्रण में वृद्धि
नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने अम्लीय और क्षारीय बफर विलयन को बहुत ही सरलता से पढ़ा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।